हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, इस महीने एफआईआईज ने करीब 22,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है और पिछले महीने एफआईआईज नेट बायर थे। साथ ही हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से उनके डेरिवेटिव मार्केट्स में भी ह्यूज शॉर्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो क्या ये शॉर्ट्स इसीलिए क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि अब ट्रेड डील की उम्मीद ख़त्म होती हुई दिख रही है? और ध्यान रहे कि अब सिर्फ 7 दिन रह गए हैं, तो 7 दिन के बाद क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही मार्केट के इंटरनल्स को समझने की कोशिश करेंगे और डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट्स में क्या होने वाला है। तो आइए पहले बात करते हैं कि यूएस इंडिया ट्रेड डील में क्या अपडेट्स हैं। तो अब कुछ नया पेच फंसता हुआ दिख रहा है कि यूएस गवर्नमेंट ने इंडिया से कहा है कि जो गूगल टैक्स है 6% का, उसे हटाया जाए जो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पे लगाया जाने वाला है। और इंडिया की डिमांड क्या है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम पोटेंशियल फ्यूचर टैरिफ्स ऑन फार्मा एक्सपोर्ट्स। हम जानते हैं कि फार्मा और आईटी ये मेजर एक्सपोर्ट्स हमारे होते हैं यूएसए को, और इसमें तो 400-500 पता नहीं कितने % की बात हो रही है टैरिफ लगाने की। तो इंडिया चाहता है कि इससे प्रोटेक्शन मिले, ये इंडिया की नई डिमांड है। साथ ही एग्जेम्पशन और एक्सटेंशन ऑफ जुलाई 31 डेडलाइन फॉर फार्मास्यूटिकल टैरिफ्स। ध्यान रहे कि एक तो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हो रही है, फार्मा की टैरिफ की बात हो रही है, और साथ में जो मेटल्स में जो टैरिफ्स लगे हुए हैं उसकी बात हो रही है, और तमाम टैरिफ लगने की बात हो रही है। तो इन सब की डेडलाइन अब आती हुई दिख रही है। साथ ही इंडिया की नई डिमांड है कि कोटा बेस्ड रिलीफ फ्रॉम टैरिफ्स ऑन स्टील, एल्यूमिनियम एंड ऑटोमोबाइल्स। तो अभी भी एग्रीमेंट नहीं बन पाया है, लेकिन क्या ये डेडलाइन एक्सटेंड होगी, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा है कि August 1 इज अ हार्ड डेडलाइन फॉर टैरिफ इम्पोजिशन। तो अगर उनकी ये बात सही होती है और वो इस पे फर्म रहते हैं तो पता नहीं हमारे मार्केट्स में क्या होगा 1 अगस्त को। ये थोड़ी चिंता की बात है। इंडिया अवेट्स फॉर्मल टैरिफ नोटिफिकेशन लेटर्स फ्रॉम द यूएस। तो हम जानते हैं कि यूएस ने कई कंट्रीज़ को टैरिफ के लेटर्स भेजे, इंडिया को नहीं भेजा। मार्केट इसको ऐसे रीड कर रहा था कि शायद कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो इस पर भी अभी डिटेल्स अवेटेड है। तो क्या इसीलिए एफआईआई के सेंटिमेंट्स में बदलाव आया और वो बायर से सेलर बन गए? क्योंकि 1 महीने का माहौल कुछ और था और ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन वो उम्मीद अब खत्म होती हुई फिलहाल दिख रही हैं। अब आइए दोस्तों बैंकिंग सेक्टर की बात कर लेते हैं, और बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज शेयर्स के रिजल्ट्स आ गए हैं, कंपनीज के रिजल्ट्स आ गए हैं, और उसमें आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक, इनके रिजल्ट्स कैसे रहे, क्योंकि ये मार्केट लीडर हैं। इसका एक कंपैरिजन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बैंकिंग सेक्टर किस डायरेक्शन पे जा रहा है। तो अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो कल की वीडियो में हमने शेयर किया था कि अर्निंग तो बहुत बढ़िया आई है एचडीएफसी की 18,000 करोड़ की, लेकिन इसमें से करीब 7,000 करोड़ जो हैं वो जो उनका आईपीओ आया था एचडीबी का उसका है। तो अगर आप इसको निकाल देंगे तो मॉडेस्ट अर्निंग ग्रोथ है, बुरा नहीं है लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है जितना हेडलाइन पे दिख रहा है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप देखें तो यहाँ पर बेटर अर्निंग हमें देखने को मिल रही है, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ भी करीब 1800 करोड़ के ट्रेजरी गेन्स हैं। तो दोनों कंपनी में वन टाइम इनकम का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि एचडीएफसी बैंक बूस्टेड बाय स्टेक सेल गेन्स, कोर अर्निंग ग्रोथ इज लोअर, और आईसीआईसीआई बैंक का परफॉर्मेंस, जो कोर बिजनेस का परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑर्गेनिक ग्रोथ आउटपेसिंग एचडीएफसी ऐसा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर नेट इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक के केस में 5% का ग्रोथ देखने को मिला है, आईसीआईसीआई बैंक में 8.1% का ग्रोथ देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे जो अगर आप देखिए तो एचडीएफसी बैंक ने थोड़ा बुरा किया है, इनके इसमें 11 बेसिस पॉइंट का ड्रॉप हुआ है, और इनका जो उसी लेवल पर इन्होंने मेंटेन किया है और परफॉर्मेंस एचडीएफसी बैंक से बेटर है। तो इसमें अगर हम देखें तो आईसीआईसीआई बैंक इज द क्लियर विनर। अब यहाँ पर अगर हम और डिटेल्स को देखें तो एचडीएफसी के केस में मार्जिन्स अंडर प्रेशर पोस्ट मर्जर, हम जानते हैं कि उसकी वजह से उनका सीडी रेशियो वगैरह काफ़ी बढ़ गया था,
तो उसको कंट्रोल करने के चक्कर में वो उतना एग्रेसिवली लोन्स नहीं दे पा रहे थे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो सस्टेन्ड हाई निम्स इंडिकेटिंग प्राइसिंग पावर एंड बेटर लोन मिक्स। तो चूंकि HDFC बैंक मर्जर के बाद लोन देने में ज़्यादा एग्रेसिव नहीं था, उसका ज़्यादा फोकस था सेविंग्स को लेने में, और इसका फ़ायदा ICICI बैंक ने उठाया और उन्होंने एग्रेसिवली लोन्स बांटे और वो ज़्यादा मार्केट से शेयर ले पाया। अब अगर दूसरे पैरामीटर्स को देखें तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, तो लोन ग्रोथ की अगर बात करें तो 6.7% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है। ICICI बैंक बेटर रहा है, और क्यों बेटर रहा है मैंने आपके साथ अभी रीज़न शेयर किया। ओवरऑल अगर पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री को आप देखेंगे ना तो सिंगल डिजिट से ही इनके लोन्स ग्रो कर रहे हैं। और ध्यान रहे कि HDFC बैंक कॉरपोरेट को लोन नहीं दे रहा, ICICI भी देना अवॉइड कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वो छोटे बिजनेसमैन जो MSME होते हैं उन्हें लोन देने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर बड़े बैंक्स रिटेल की तरफ जा रहे हैं और उसको ही ज़्यादा लोन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिटेल भी ज़्यादा लोन नहीं ले रहा है। तो अगर हम रिटेल लोन्स की बात करें तो HDFC बैंक 8% का ग्रोथ रिटेल लोन्स में देखने को मिला है, ICICI बैंक करीब 1% कम 7% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है, और एक्सिस बैंक 6% हमें रिटेल का ग्रोथ देखने को मिला है। तो रिटेल की अगर हम बात करें, जो क्रेडिट कार्ड लोन्स पर्सनल लोन्स होते हैं वहाँ ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है, और ये बैंक बड़े कॉरपोरेट्स को बड़े लोन्स देने से अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट करके भाग जाएंगे और बैंक का पैसा डूब जाएगा। तो लोन्स के मामले में पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो सिचुएशन बिगड़ी है, पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करेंगे तो सिचुएशन बिगड़ी है। डिपॉजिट ग्रोथ, जैसा कि मैंने कहा HDFC बैंक पिछले कई दिनों से डिपॉजिट्स में काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहा है, उसका फ़ायदा भी उसे देखने को मिला है। 16% का उन्होंने ग्रोथ किया है, और ICICI बैंक ने भी उनको पछाड़ा है, 19% से ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिला है। कासा रेशियो आप देख सकते हैं 13.9%, जो करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट का रेशियो होता है, और इनका ये भी हमें ज़्यादा बेटर देखने को मिल रहा है। LDR, अब ये जो है वो मेन HDFC का फोकस था और उसमें उन्होंने सफलता पाई है। ये इनका 110% से ऊपर चला गया था, उसे उन्होंने कम करके 95% किया है, और भी थोड़ा नीचे जाने की उसमें उम्मीद है, और इन्होंने इसको डिस्क्लोज नहीं किया है। और यहाँ पर अगर की इनसाइट्स देखें क्या है, स्लोअर ग्रोथ एंड लोअर कासा मर्जर स्टेबलाइजेशन। तो मर्जर के बाद जो इनके पेन पॉइंट्स थे उसको काफ़ी हद तक इन्होंने कंट्रोल किया है, और इनका स्ट्रॉन्ग कासा, फास्टर ग्रोथ, बेटर फ्रेंचाइज स्ट्रेंथ, तो जो इनके जो ग्रोथ है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है लोन ग्रोथ में, एटलीस्ट बेटर देन HDFC। अब अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें, यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, बैड लोन्स की प्रोविजनिंग, ये मेजर प्रॉब्लम्स है। और हम जानते हैं एक्सिस बैंक में हमें 5-6% की शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिली जब उनके रिजल्ट्स आए, और वजह क्या थी कि उनके बैड लोन्स जो स्लिपेजेस थे वो काफ़ी बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर सिक्वेंशियल राइज देखने को मिला है, 7,000 करोड़ का फ्लोटिंग प्लस 1,700 करोड़ का कंटिजेंसी फंड उन्होंने तैयार किया है, प्रोविजनिंग की है बैड लोन्स को टैकल करने के लिए। तो ये पैसा बैंक लोन देने के लिए यूज़ नहीं कर पाएगा। और प्रोविजनिंग की अगर हम बात करें तो इनका भी प्रोविजनिंग बड़ा है, तो सभी बैंक्स में हम देख रहे हैं कि प्रोविजनिंग का अमाउंट बड़ा है, ये थोड़ा चिंता की बात है। तो टोटल प्रोविजनिंग अगर आप देखें HDFC बैंक के करीब 36,000 करोड़ क्या है, और इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। अगर आप दोनों का पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो राइज देखने को मिला है। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक तीनों के प्रोविजनिंग अमाउंट बढ़े हैं। एसेट क्वालिटी स्टेबल है, और काफ़ी फंड इन्होंने रखा है कि अगर फर्दर स्लिपेजेस होते हैं, NPA बढ़ते हैं तो कैसे उसे कंट्रोल करें। तो इस मामले में स्टेबल है, और ये भी स्टेबल है। ध्यान रहे कि एक्सिस बैंक के ज़्यादातर जो लोन्स थे वो रिटेल वाले की वजह से उनके स्लिपेजेस हुए हैं। यहाँ पर इनका मिक्स्ड प्रोफाइल है, ये एक अच्छी बात है कि जो भी स्लिपेजेस हुए हैं अलग अलग कैटेगरी के हैं। और यहाँ पर की इनसाइट्स क्या है कि इन्होंने जो IPO का सेल किया है वो इसी वजह से किया था कि कुछ कैश हम लेकर आएँ और हमारे यहाँ पर वो हमें स्टेबिलिटी देगा, एक बफर देगा कि अगर आगे कुछ प्रॉब्लम्स होती है
तो हम उसे कंट्रोल कर सके, तो वो इससे वो फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उसे एज अ रिजर्व की तरह यूज़ करेंगे। और इनकी प्रोविजनिंग जो बढ़ रही है, हो सकता है इस क्वार्टर में एक्सिस बैंक की प्रोविजनिंग ज़्यादा ही, हो सकता है अगले में ICICI की बैंक की प्रोविजनिंग आ जाए या स्लिपेजेस बढ़ जाएं। तो ये रिस्क बैंकिंग इंडस्ट्री में लगातार बना हुआ है। 2021 के बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में हमने ऐड किया था कोचिन शिपयार्ड, जिसने 2 साल में 10 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिया, क्योंकि एक पैरामीटर चीख चीख के कह रहा था मुझे खरीदो खरीदो खरीदो। और ये कोई तुक्का नहीं था, क्योंकि 2021 के पोर्टफोलियो में कई स्टॉक्स मल्टी बैगर साबित हुए। और जो हमारा लेटेस्ट 2024 का पोर्टफोलियो है, रीसेंट ब्लड बाथ में भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बना रहा। तो क्या आप सीखना चाहते हैं कि कैसे हम मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम एक छोटे स्टॉक को बड़ा स्टॉक बनने से पहले पकड़ सकते हैं? इफ़ यस, तो हमसे जुड़िए और इस इवेंट को अटेंड करने के बाद आपके इन्वेस्टिंग डिसीजंस में एक नया कॉन्फिडेंस होगा और आप इन्वेस्टिंग को एक नए नज़रिए से देख पाएंगे, ज़्यादा क्लैरिटी के साथ। इन्वेस्ट फॉर अल्फा, अ 2-day ऑनलाइन वर्कशॉप जहां पे आप कुछ खास सीखेंगे, जैसे कि हाउ टू स्पॉट मल्टीबैगर्स, इवैल्यूएटिंग अ स्टॉक, वैल्यूएशन पैरामीटर्स और भी बहुत कुछ। 26 और 27 जुलाई सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक। इन्वेस्ट फॉर अल्फा, इन्वेस्ट लाइक अ प्रो, बी एन OG इन्वेस्टर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब इनका जो ग्रोथ आउटलुक है वो कैसा है, इसके बारे में बात करते हैं। HDFC बैंक ने कहा है कि अब उनका जो LDR और CD रेशियो था वो अब काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है। तो अब उनका फोकस होगा लोन ग्रोथ में। तो अब तक वो थोड़ा डिफेंसिवली खेल रहे थे, कंपनी का कहना है कि अब वो थोड़ा एग्रेसिवली खेलेंगे और अपने लोन ग्रोथ को बढ़ाएंगे। तो टारगेटिंग लोन ग्रोथ रिवाइवल इन H2 FY26, यानी कि सेकेंड हाफ में इसमें रिवाइवल देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्लोटिंग प्रोविजंस हाईलाइट कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी। तो बैंक अभी भी काफ़ी कंजर्वेटिव है। हम जानते हैं सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, RBI की पैनी नज़र रहती है, तो उन्हें सबसे पहले तो भाई अपने आप को बचा के रखना है, अपने जो आपके डिपॉजिटर्स हैं उनके पैसे को बचा के रखना है। तो इसलिए काफ़ी कंजर्वेटिव है, विच इज़ अ गुड थिंग। और फेसिंग टफ कंपटीशन, रिटेल लोन्स में टफ कंपटीशन हो रही है और ये आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि इतने सारे ऐप और इतने सारे जो छोटी छोटी फाइनेंस की कंपनीज़ हैं वो लोन दे रही हैं, तो उनको टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ICICI बैंक को देखें तो पोजीशन टू गेन शेयर इन लोन डिपॉजिट, काफ़ी अच्छा इन्होंने पिछले कुछ क्वार्टर्स में अपनी ब्रांडिंग बना ली है और मार्केट शेयर एग्रेसिवली लेने की कोशिश कर रहे हैं। सुपीरियर मार्जिन्स एंश्योर अर्निंग्स मोमेंटम, तो हमने देखा ज़्यादातर फील्ड्स में इनके जो नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। कासा स्ट्रेंथ हेल्प्स नेविगेट रेट साइकिल्स बेटर, तो जब कासा अच्छा होता है तो आपको फंड्स आपके चीपर हो जाते हैं। तो ICICI होल्ड्स टैक्टिकल एज व्हाइल HDFC बिल्ड्स लॉन्ग टर्म रिजिलियंस पोस्ट मर्जर। तो इतना बड़ा उन्होंने मर्जर किया, उसके बाद थोड़ा अपने नंबर्स को थोड़े बेटर किए, थोड़ा डिफेंसिव रहे। अब वो स्टेज पर हैं कि अब वो लंबी पारी खेलने की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर हम कंपेयर करें अलग अलग पैरामीटर्स पे तो क्या देखने को मिलता है, तो स्टॉक प्राइस मोमेंटम में ICICI इज द विनर, कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ICICI इज द विनर, NIM NII ICICI इज द विनर, बैलेंस शीट ग्रोथ ICICI इज द विनर, कासा एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट ICICI इज द विनर, फी इनकम जो बैंक्स में होता है, आप लोन देके तो पैसा कमाते हैं, इधर उधर की फीस लेके भी कमाते हैं, तो ये HDFC यहाँ पर उसको एज है, उनके सबसे ज़्यादा रिटेल का पोर्टफोलियो है तो इसका फ़ायदा उनको मिला है। प्रोविजनिंग स्ट्रेंथ, काफ़ी पैसा इन्होंने प्रोविजनिंग में रखा है ताकि अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स आए तो बैंक को बचाया जा सके, विच इज़ अ गुड थिंग। ये सेफ्टी की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो HDFC इज़ द विनर। वैल्यूएशन कंफर्ट, मैंने कुछ दिन पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि HDFC बैंक
हमारे एनालिसिस के हिसाब से थोड़ा अभी अंडर वैल्यूड है, और जो हमें इंडिकेट करता है कि अगर इस ग्रोथ मोमेंटम को वो मेंटेन करते हैं तो आगे स्टॉक प्राइस और ऊपर जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो अंडर वैल्यूड है। तो यहाँ पर भी हमें वही चीज़ देखने को मिल रहा है कि दोनों को कंपेयर करें तो HDFC बैंक चीपर है। चीपर क्यों है? क्योंकि पिछले 2-3 सालों से इस बैंक ने परफॉर्म ही नहीं किया, अंडर परफॉर्मर रहा, इसकी वजह से ये चीपर है। एनालिस्ट कॉन्फिडेंस, ये दोनों इंडिया के टॉप रेटेड बैंक हैं। सिस्टेमिक जो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसके पार्ट हैं, और इसलिए कोई भी एनालिस्ट इनके बारे में नेगेटिव यूजुअली नहीं कहता है। लेकिन हमें देखना है कि अगर हम इसमें घुसते हैं, एंटर करते हैं, तो इसमें किस प्राइस पर करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों में हमारा पिक कौन है? तो दोस्तों हमारा व्यू आप जानते हैं, लगातार हम शेयर करते हैं, बैंकिंग सेक्टर से हम थोड़ा दूर रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज की डेट में हम अगर किसी बैंक के स्टॉक को पिक करेंगे तो वो HDFC बैंक होगा। रीज़न क्या है? एक तो वो अंडर वैल्यूड है, दूसरा कंजर्वेटिव है, तीसरा इतने टाइम तक वो अंडर परफॉर्म किया है तो उसके वैल्यूएशंस भी कंपेयर टू ICICI बैंक थोड़ी अट्रैक्टिव है, इसलिए ये हमारा पिक होगा। अगर बैंकिंग सेक्टर में हमें कोई स्टॉक पिक करना होगा तो यही होगा, लेकिन ओवरऑल हमारा व्यू बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। अब आइए मार्केट के डेटा की एनालिसिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। तो पहले हम FII के इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन की बात करते हैं, और हमने आपके साथ शेयर किया कि किस तरीके से FIIs लगातार कैश मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए इंडेक्स में वो क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव मार्केट्स में वो क्या कर रहे हैं, और उन्होंने अपने शॉर्ट्स को, जो कि पिछले कुछ दिन पहले ही 1 लाख से ज़्यादा के शॉर्ट्स थे, अब बढ़ा के 1.5 लाख के आसपास हो गया है। तो किस तरीके से वो शॉर्ट्स को क्रिएट कर रहे हैं, एक तरफ कैश मार्केट में भी सेलिंग कर रहे हैं और यहाँ भी शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं, जो कि बता रहे हैं कि मीडियम टर्म में उनका आउटलुक कम से कम बुलिश तो नहीं है। अब अगर निफ्टी फ्यूचर के OI की बात करें, वहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है? तो OI में अगर आप देखें आज के दिन कुछ बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हुई, काफ़ी कम OI रहा। कल के दिन मार्केट राइज था और यहाँ पर OI डाउन हुआ, तो इसी के बेसिस पर हमने आपके साथ कहा था कि ये रैली जेन्युइन नहीं लगती है और हो सकता है कि हमें आगे गिरावट देखने को मिले। तो यहाँ पर आज अगर आप देखें तो मार्केट डाउन रहा और थोड़े OI एडिशंस हुए, तो ये हमें देख के लगता है कि ये शॉर्ट पोजीशंस ही होंगी। और यहाँ पर आप देखिए कितना बड़ा OI ऐड हुआ गिरते मार्केट में, तो ये क्लियर कट शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई थी और वो पोजीशंस अभी कटी नहीं है, और आप देख सकते हैं कि इसके बाद भी मार्केट लगातार गिरे। तो सिस्टम में शॉर्ट्स लगातार ऐड हो रहे हैं, मोस्ट लाइकली FIIs के ही शॉर्ट हैं, और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उनकी डेरिवेटिव मार्केट्स में ह्यूज शॉर्ट्स की पोजीशन बनी हुई है। अब प्रीमियम्स की बात करते हैं, प्रीमियम्स में भी वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। प्रीमियम्स अगर आप देखिए नेक्स्ट मंथ में अगर आप जाएं, क्योंकि ये मंथ तो अब खत्म होने वाला है, प्रीमियम्स ऑलरेडी ड्रॉप हो रहे हैं, तो लगातार इनके प्रीमियम्स कम हो रहे हैं और अब ये करीब 150 से नीचे आ गए हैं। कल के दिन अगर आप देखें तो मार्केट थोड़ा ऊपर गया था रिजल्ट्स आने के बाद, और ऐसा लग रहा था कि ये मोमेंटम अब अगले कुछ दिन चलेगा, लेकिन वहाँ पर आप देखिए किस तरीके से इनके प्रीमियम्स में ड्रॉप देखने को मिला था और आज भी ड्रॉप देखने को मिला है। तो ओवरऑल प्रीमियम्स को भी हम देखें तो यहाँ पर बुलिशनेस के कोई इंडिकेशंस नहीं है। अब आइए एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं, सारे डेटा पॉइंट्स का एक एनालिसिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो आज 22 जुलाई को निफ्टी 25,000 से ऊपर सस्टेन किया, विच इज़ अ गुड थिंग। तो 25060 और निफ्टी करीब 30 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज दिया। कल के दिन 122 पॉइंट्स क्लोज दिया था। अब देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से मार्केट्स लगातार बेयरिश टेरिटरी में चल रहे हैं। अच्छी चीज़ क्या है, आईवी अभी भी कंट्रोल में है, बहुत ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन नहीं बता रहा है, और चाहे आईवी हो चाहे विक्स हो, ये दोनों कंट्रोल्ड हमें देखने को मिल रहे हैं। पुट कॉल रेशियो की बात करें, यहाँ पर जो है थोड़ा बेरिश जोन में ही चल रहा है। कल के दिन थोड़ी राइज देखने को हमें मिली थी, आज फिर हमें ड्रॉप देखने को मिला है। तो एक तो वो 1 से नीचे चल रहा है, दूसरा बहुत ज़्यादा राइज देखने को नहीं मिला है आज के दिन। और
यहीं पर अगर हम OI एडिशंस को देखें तो कल के दिन रैली आई और यहाँ OI नेगेटिव रहा, तो इस वजह से वो रैली में हमें ट्रस्ट नहीं आया। आज मार्केट गिरा तो OI पॉजिटिव हुआ, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि आज भी शॉर्ट पोजीशंस बनी है। अब आप देखिए बहुत ज़्यादा ना तो लॉन्ग्स ऐड हुए हैं ना शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, यानी कि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का इंडिकेशन कर रहा है। प्रीमियम्स में देखिए ये करंट मंथ में ड्रॉप देखने को मिला है करीब 15 पॉइंट का, और नेक्स्ट मंथ में भी करीब 12 पॉइंट्स का ड्रॉप देखने को मिला है। तो प्रीमियम्स दोनों तरफ जो हैं इंडिकेट कर रहे हैं कि शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं। अब अगर टर्नओवर का डेटा देखें तो आज मार्केट ज़्यादा तो नहीं गिरा, लेकिन गिरा, नेगेटिव में रहा, और ह्यूज वॉल्यूम भी हमें देखने को मिल रहा है। टर्नओवर, इट्स नॉट वॉल्यूम, इट्स टर्नओवर, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें पिछले कई दिनों से टर्नओवर काफ़ी थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा था। अगर 1 महीने का एवरेज देखें तो 1 लाख का एवरेज बनता है, और यहाँ पे थोड़ी हमें गिरावट देखने को मिली। हाल पिछले कुछ दिनों में हमें कम टर्नओवर देखने वाला है। इनफैक्ट कल के दिन बहुत ही कम टर्नओवर था। जब भी कम टर्नओवर पे वॉल्यूम ऊपर जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि वो तेज़ी फर्जी है, और आज मार्केट गिरा, भले ही थोड़ा गिरा, ह्यूज वॉल्यूम, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी एक बाउंस आना और बाकी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी थोड़ा पॉजिटिव ही हमें दिख रहा है, जबकि मार्केट नेगेटिव रहे। अब आइए क्विकली ज़रा चार्ट की भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो डेली चार्ट्स को अगर हम देखें तो ये जो बैंड क्रिएट किया था वापस से निफ्टी इसमें आता हुआ दिखा। साथ ही हमने आपके साथ शेयर किया था कि जब तक ये ट्विन स्टोकेस्टिक का इंडिकेटर अंदर नहीं घुसेगा तब तक मार्केट में बड़ी गिरावट नहीं आएगी, और लगभग वैसा ही होता हुआ दिखा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ज़्यादा कुछ देखने को नहीं है डेली चार्ट्स में। कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस पॉइंट को गौर से देखिए, इस पॉइंट को गौर से देखिए। मार्केट गिरा, ह्यूज वॉल्यूम जनरेट किया, रैली देखने को मिली। मार्केट गिरा, ह्यूज वॉल्यूम जनरेट हुआ, रैली देखने को मिली। आज लगभग वैसा ही पैटर्न यहाँ भी देखने को मिला। मार्केट गिरा, ह्यूज वॉल्यूम जनरेट हुआ, तो ये एक शॉर्ट टर्म में बाउंस को इंडिकेट कर रहा है। कल आए, परसों आए, लेकिन अगर हम थोड़ा मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के ट्रेंड देखें, वहाँ क्या देखने को मिल रहा है? वहाँ कुछ भी बुलिश देखने को नहीं मिल रहा है। ना तो FII का डेटा बुलिश है, ना कोई रिजल्ट से कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स आ रहे हैं। हर जगह नेगेटिव 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 ही ट्रिगर्स हैं। तो इसलिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मार्केट का ट्रेंड थोड़ा बेरिश ही रहने वाला है फिलहाल। अगर कुछ ट्रेड डील में चमत्कार हो जाता है तो वो उसे हम एक पॉजिटिव इंडिकेशन मान सकते हैं। तो अगर हम लेवल्स की बात करें तो लेवल्स क्या है निफ्टी के, आइए इसके बारे में बात करते हैं। अब अगर हम लेवल्स की बात करें तो लेवल्स में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। कल जो मार्केट की सिचुएशन थी आज भी लगभग वही है, खाली 20-22 पॉइंट का अंतर है। तो अभी कुछ खास लेवल्स अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं। और अगर हम देखें तो एक ही लेवल फ़िलहाल हमारे पास है, वो करीब 24,900, यही एक लेवल है। और जब तक ये इससे नीचे हम नहीं जाते हैं हमें शॉर्ट पोजीशंस नहीं ओपन करनी चाहिए। हमें इससे टेम्प्ट नहीं होना चाहिए कि अरे मार्केट में कुछ नेगेटिव ट्रिगर नहीं है और FII डेटा ये है वो है और हम शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर दें, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम जनरेट हुआ है और ये इंडिकेट करता है कि अगले 1-2 दिन में एक बाउंस और आ सकता है। इसलिए इससे नीचे हमें शॉर्ट्स क्रिएट नहीं करने चाहिए। अगर कल परसों के दिन नए लेवल्स आते हैं तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर योर टाइम।